This conference will now be recorded. चलिए बच्चों, आज हमें शुरू करना है कंसंट्रेशन टर्म्स की। बच्चों हम शुरुआत करेंगे। देखो बच्चों, अभी तक मैंने आप लोगों को जो पार्ट डिस्कस किया है, मोल कॉन्स्टेंट, मोटे मोटे 3-4 फॉर्मूले हैं। नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला क्या है बच्चों? नंबर ऑफ स्पीशीज अपॉन अवोगाड्रो नंबर। मेरे ख्याल से आप सबको याद हो चुका है अच्छे से। दूसरा फॉर्मूला क्या आपके पास? मास इन ग्राम्स अपॉन कौन सा मास होता है? मोलिकुलर मास। ये भी है, उम्मीद करता हूं कि आप सबको याद हो चुका है। और तीसरा फॉर्मूला क्या था आपके पास? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी अपॉन क्या है? 22.4। और ये इक्वेशन आप सबको अब बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए। पीवी इज इक्वल टू बच्चों क्या है? एन आर टी। कोई प्रॉब्लम है बच्चों यहां तक किसी को भी? तो मेरे को आप लोग बता सकते हैं, यस और नो प्लीज बताइए। नो प्रॉब्लम सर। वेरी गुड, ठीक है। अब बच्चों हम शुरुआत करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की शुरुआत करते हैं। हम एक मिक्सचर के ऊपर आते हैं बच्चों, ठीक है। और उसमें भी हम शुरुआत करने वाले हैं किससे? आपका सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? वो जो सॉल्यूशन क्या होता है? अगर हम मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अच्छा, क्या हर मिक्सचर को आप सॉल्यूशन बोल सकते हो? क्या हर मिक्सचर आप सॉल्यूशन बोल सकते हो? यस और नो? नो सर। नहीं। फिर कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन सा मिक्सचर सॉल्यूशन और कौन सा मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं है? सर मिक्सचर में पार्टिकल्स हम अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सॉल्यूशन में वो अच्छे से मिक्स होते हैं। इफ आई से टू सर यू बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी प्लस सॉल्ट, एक है सैंड प्लस वाटर, एक है बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर। बच्चों 1 मिनट होल्ड रखिएगा बस। हाँ जी बच्चों बताइए, इन तीनों में से कौन सा मिक्सचर है, कौन सा सॉल्यूशन बना पाएगा और क्यों? फर्स्ट वाला मिक्सचर है, बाकी दोनों सॉल्यूशंस। फर्स्ट वाला मिक्सचर है, बाकी दोनों के दोनों सॉल्यूशन है। क्या रीजन? सर इसके अंदर सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है सेकंड और थर्ड वाले में। तो जिसमें सोलेंट लिक्विड में होगा वो सारे के सारे आपके सॉल्यूशंस होंगे। शायद। मुझे जरा ध्यान से समझ। हाँ जी। सर सर सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन है। इट इज ए मिक्सचर नॉट ए सॉल्यूशन। सैंड प्लस वाटर इज आल्सो मिक्सचर नॉट सॉल्यूशन, बट दिस विल फॉर्म सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की फॉर्मेशन है। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स। उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। बात सही में आई कुछ आप लोगों को? लिखो बच्चों, डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले। अगर हम बात करते हैं, लिखिए डेफिनेशन लिखिए बच्चों।
solution is a homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture of two or more than two components. Of two or more than two components. अब एक बात बताओ बच्चों मेरे को, क्या जब आप सैंड को वाटर में डाल दोगे, क्या सैंड डिसोल्व होने वाला है वाटर में? यस और नो? No, sir. No, sir. जब ये डिसोल्व नहीं होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ? कि ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन करेगा, होमोजेनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन नहीं करने वाला है। होमोजेनियस क्या होता है? जहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर। दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर। और अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं उसको? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोई प्रॉब्लम? अरे बोलो बच्चों, क्लियर है ये पार्ट आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो होमोजेनियस मिक्सचर है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो कौन सा है? दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होता है नहीं होता है? तो Yes, sir. पॉइंट, Yes, sir. अगर सोल्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया वाटर के अंदर तो ही क्या होगा? आपका सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। यहां पर इनकी नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग होने वाली है, दैट्स व्हाई दिस इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको आप सॉल्यूशन नहीं बोल पाओगे, दिस इज नॉर्मली ए मिक्सचर। इज दिस पार्ट क्लियर? बोलो Yes, बच्चों, sir. क्लियर हुआ पार्ट? अब Yes, सॉल्यूशन Yes, sir. कंपोनेंट होते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट होता है बच्चों सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है सोल्यूट। एक कंपोनेंट कौन सा है? सोलेंट। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? आपका सोल्यूट। सोलेंट को बच्चों हम डिनोट करने वाले हैं किससे? आपका ए से। और सोल्यूट को हम डिनोट करने वाले हैं किससे? आपका बी से। सोलेंट हम किसे डिनोट करने वाले हैं? ए से। सोल्यूट हम किसे डिनोट करने वाले हैं? आपका बी से। ठीक है, क्लियर है पार्ट? अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सोलवेंट कौन सा कंपोनेंट है, सोल्यूट कौन सा कंपोनेंट है, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। कौन बताएगा सोलेंट बच्चों कौन सा कंपोनेंट होता है? सॉल्वेंट जो मतलब सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में होता है, तो सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है। सोलेंट कम सॉल्वेंट मतलब जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, अपने साथ सर मिक्स कर लेता है, मतलब जो अपने अंदर डिसोल्व करता है वो तो सोलेंट होता है, जो डिसोल्व होता है वो आपका सोल्यूट होता है। ठीक है, कुछ और, कुछ अच्छा सा आंसर मिले मेरे को। Sir, solute is minor component and solvent is major component. चलो एक दूसरा पॉइंट समझते हैं। 2 ग्राम सॉल्ट NaCl प्लस 1000 ग्राम है वाटर। सोलेंट कौन है, सोल्यूट कौन है बच्चों? सर 2 ग्राम NaCl सोल्यूट है और 1000 ग्राम H2O सॉल्वेंट है। सोल्वेंट है। मैं रिवर्स करता हूं, 1000 ग्राम है NaCl और 2 ग्राम है वाटर। कौन सोल्वेंट होगा, कौन सोल्यूट होगा? H2O solvent. सर NaCl ही सॉल्यूट होगा और H2O सॉल्वेंट होगा। यस सर। NaCl सोल्वेंट होगा और वाटर सोल्यूट होगा? नो सर, NaCl सॉल्यूट और वो वाटर सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट। सर अभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम रहेंगे, बस कंसंट्रेशन का फर्क हो जाएगा। यस क्या सर। डिफरेंस? सर जो डेंसर वाटर बहुत ज्यादा डेंसर हो जाएगा, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें दिखाई नहीं देंगे क्योंकि सारे Saturated हो उसका जाएगा। जो इंटरसेल्युलर स्पेस है सारा NaCl में है। सुनो 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 बच्चों, मेरे को पता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से चीजों को क्रिस्टल क्लियर नहीं पढ़ा है। हमें चीजों को बिल्कुल क्लियर करना है, तब जाकर के चीजें आएंगी, नहीं तो चीजें नहीं आएंगी। आप इस बात को समझिएगा जो सिचुएशन में आप लोगों को बताना चाह रहा हूं।
बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है ये। सोलवेंट कौन सा है, सोल्यूट कौन सा है, अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों एक टर्म में इंट्रोड्यूस करें जिसको बोलते हैं फेज। लिखो बच्चों, सोलवेंट इज दैट कंपोनेंट, solvent is that component of solution whose phase is identical to that of the solution, to that of the सर whose phase क्या कह रहे हो सर आप? whose phase is identical to that of the solution. Now if I say to you one more thing, say 2 ग्राम है NaCl और 2 ग्राम है वाटर। अब भी देख लेंगे एक बार। अब आपने कहा सर जो कंपोनेंट ज्यादा प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सोलेंट और जो कंपोनेंट कम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। अब इस केस में दोनों का अमाउंट बच्चों क्या है, बराबर है। 2 ग्राम NaCl है, 2 ग्राम ही क्या आपके पास वाटर। तो यहां पर कैसे आइडेंटिफाई करोगे सोलेंट कौन सा सोल्यूट कौन सा है, बताओ। सर अगर सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में हुआ तो वो H2O वहाँ पे सॉल्वेंट होएगा और NaCl है सोल्यूट होएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। नाउ द पॉइंट इज, अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हम फेज की बात करें, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसियस फेज, जो फर्स्ट पार्ट अगर आप देख रहे हो, NaCl कैसे बच्चों सॉलिड है, वाटर कैसे है आपके पास लिक्विड है। जब आप इनको डिसोल्व कर दोगे तो सॉल्यूशन कैसी स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। वाटर की फेज भी लिक्विड है और सॉल्यूशन की फेज भी लिक्विड है। तो इस केस में बच्चों वाटर सॉल्वेंट है और NaCl हमारा क्या होगा, सोल्यूट होगा। ये बात सही में आई? यस सर। ये बात सही में आई? अगर हम इसकी बात करते हैं, अब एक पॉइंट नोट करो बच्चों, सोल्वेंट के बारे में एक पॉइंट नोट करो। जनरली solvent is present in the excess amount. Generally solvent is present in the excess amount. सोलवेंट बच्चों वो कंपोनेंट है जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन ये है बच्चों, सोलवेंट की और सॉल्यूशन की जो फेज है वो क्या होती है, सेम होती है। वो क्या होने वाली है आपके पास, सेम फेज होती है। जो फेज सोलेंट की होगी वही फेज किसकी होने वाली है, आपके पास सॉल्यूशन की होने वाली है। जिनकी फेज सेम होती है वो कंपोनेंट कौन सा होने वाला है, आपका सोलेंट। अगर मान लो मैं बोलता हूं वाटर प्लस मिल्क की बात कर ली जाए, ये देखिए बच्चों की, अब वाटर भी लिक्विड है, मिल्क भी लिक्विड है। अब इनको मिक्स करोगे तो यहां पर फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है, कौन सा कंपोनेंट कम है। जो कंपोनेंट ज्यादा होगा वो क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा सोलवेंट, और जो कंपोनेंट कम होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, आपका सोल्यूट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मेन पार्ट है वो है आपका फेज। सोलवेंट की और सॉल्यूशन की बच्चों जो फेज है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऋषि वेलकम टू द क्लास। सर वेलकम टू द फेज क्लास। का मतलब क्या होता है? सर ऋषि आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। देखो ऋषि, आज हम टॉपिक शुरू किया है हम लोगों ने सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन सुना है आपने? क्योंकि फिर आप मेरे को Yes, कहोगे सर नहीं आ रहा, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। आज आप टाइम से क्लास में आए हैं तो वेलकम है क्लास के अंदर आपका। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोलवेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है सोल्यूट। हम दो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। सोलवेंट वो कंपोनेंट है जिसकी फेज सॉल्यूशन के साथ क्या होने वाली है, सेम होने वाली, उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। फॉर एग्जांपल, अगर वाटर प्लस
सॉल्ट की बात कर ली जाए, 1000 ग्राम वाटर है, 2 ग्राम NaCl है, तो इस केस में क्या होगा? अगर हम बात करते हैं यहां पर जो सिचुएशन आएगी, पानी भी लिक्विड है और सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, तो सोलेंट कौन बन जाएगा? वाटर बन जाएगा सॉल्वेंट। लेकिन अगर अब 1000 ग्राम NaCl है और उसमें सिर्फ 2 ग्राम पानी डाल दो, तो यहां पर बच्चों NaCl हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन अभी भी कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? इन द सॉलिड स्टेट। और वाटर हमारा क्या बन जाएगा? सोल्यूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोल्यूट बन जाएगा। ऋषि, आपको ये बात सही में आ गई बच्चे? सर ओके। सर पहले केस में क्या था सर, फिर से? कौन से वाले केस में? पहले जब सिर्फ 2 ग्राम NaCl था। देखो एक बात सुनो, जब 2 ग्राम NaCl हो और 1000 ग्राम वाटर हो, तो पानी की स्टेट क्या है? लिक्विड है। इसकी स्टेट क्या है? NaCl कौन सी स्टेट में होता है? वह सॉलिड स्टेट में होता है। सॉल्यूशन की स्टेट क्या है? लिक्विड है। यानी कि इस केस में वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा। यू गॉट दिस पॉइंट? यस सर। अब उल्टा कर, बच्चों पहले मेरी बात को सुन लो, उसके बाद आपके डाउट लूंगा। 1000 ग्राम NaCl हो और 2 ग्राम वाटर हो, अगर हम इसकी बात कर लें, तो यहां पर क्या होगा? पानी पूरी तरह से इसको डिसोल्व नहीं कर सकता NaCl को। अब सॉल्यूशन की जो स्टेट है वो क्या रहने वाली है? सॉलिड ही रहने वाली है। यानी NaCl भी सॉलिड है, सॉल्यूशन भी सॉलिड है, तो इस केस में हमारा वाटर क्या बन जाएगा? दैट विल बिकम सोल्यूट। NaCl क्या होगा? हमारा सोलेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस प्लीज। यस सर। जी सर। अब यस सर। एक बच्चे का डाउट था। एक्सक्यूज मी सर। यस यशवी बोलिए बच्चे। सर अगर हमारे पास वाटर और कोई भी एसिड हो जैसे HCl, और HCl की अमाउंट ज्यादा और वाटर की अमाउंट कम हो, तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा? डिस्कस करेंगे बच्चे, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करें तो इसको डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। वो सर कंसंट्रेशन टर्म्स आज हमें स्टडी करनी है। कंसंट्रेशन टर्म जब हम स्टडी करें तो वहां पर आपको पॉइंट डिस्कस करेंगे। यस प्लीज। सर आपने सोलवेंट में बोला सर सोलवेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, तो सर इसमें यूं नहीं आएगा सर एज कंपेयर टू सोल्यूट? क्योंकि सर अगर सोलवेंट कम होगा और सोल्यूट उससे भी कम होगा तो सोलवेंट तो सर वही होगा। बात तो सुन ले, बात मेरी सुन ले बात। मैंने वर्ड यूज जनरली, इट इज दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। हर केस में ऐसा नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपके सामने केस लेकर के आता हूं, आप कोशिश करना इसको समझने की। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2 ग्राम NaCl और 2 ग्राम ही पानी है, अब दोनों का अमाउंट तो बराबर है ना? ये देख, 2 ग्राम NaCl है, 2 ग्राम वाटर है, बता मेरे को। अब दोनों की क्वांटिटी क्या है? सेम है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सोलवेंट है, कौन सोल्यूट है? बताओ। सर NaCl सर सोलवेंट। क्या ये क्या है? सॉलिड है। सॉलिड। ये क्या है? लिक्विड। अब इसको मिक्स करने में अगर मान लो पेस्ट की सी फॉर्मेशन हो जाती है, क्या बन जाए? आपका पेस्ट बन जाए। यूनिफॉर्म मिक्सिंग, देखो मैंने वर्ड यूज किया, होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं सॉल्यूशन। अगर इसको मिक्स करने के बाद आपको लगे सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है, तो वाटर बच्चों क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, और NaCl क्या होगा? सोल्यूट होगा। लेकिन अगर ये सॉलिड स्टेट में रहे तो NaCl क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट होगा, और वाटर हमारा क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस और नो प्लीज। ऋषि क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। ओके। एक्सक्यूज मी तो सर। अगर दोनों कंपोनेंट्स एक ही फॉर्म में हो, जैसे मान लो दोनों लिक्विड हो और दोनों का मास भी सेम हो, तो फिर कैसे पता चलेगा सर कौन सा सोल्यूट है कौन सा सोलवेंट? कौन सोल्यूट है? कोई ना कोई क्राइटेरिया मिलेगा उस केस में भी।
अभी हम अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म आज स्टडी करेंगे तो वहां पे क्लियर होगा। जी आपका डाउट बोलिए, क्या डाउट है आपका? सर यही था कि अगर दोनों ही लिक्विड हो। ओके, कोई बात नहीं। अब बच्चों देखिए, आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि सॉल्यूशन कौन सा है, सोलेंट कौन सा है। अब हम शुरुआत करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट पूरी 12th पूरी 11th में यूज होने वाली है कंसंट्रेशन टर्म्स। जब भी हम सॉल्यूशन की बात करें तो वहां पर कंसंट्रेशन टर्म्स हम यूज करने वाले हैं। अब बच्चों देखो, मैं 3 चीजें लेकर के चल रहा हूं। ए का मीनिंग क्या है? ए डिनोट करने वाला है किसको? आपका सॉल्वेंट को। और बी डिनोट करने वाला है किसको? आपका सोल्यूट को। और इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं उसका? आपका दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। अब हमें स्टडी करनी है कंसंट्रेशन टर्म्स। जो बच्चों फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज अवर मास परसेंटेज। सेकंड हम पढ़ेंगे बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ। फिफ्थ हम पढ़ेंगे बच्चों मोलैरिटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोलैलिटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीपीएम, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। और एक बच्चों हम स्टडी करेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या स्टडी करने वाले हैं? आपका मोल फ्रैक्शन। ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमें स्टडी करनी है। पहली टर्म कौन सी है बच्चों? मास परसेंटेज। तो हेडिंग डाल दो मास परसेंटेज। इसको समझते हैं। ये क्लियर होने के बाद डेंसिटी सर मास अपॉन वॉल्यूम वाली को सर डेंसिटी लिख सकते हैं? ये बिल्कुल वैलिड आपने क्वेश्चन पुटअप किया है। मैं जिस टाइम पे इसको डिस्कस करूं उस टाइम पे इसको बिल्कुल बताऊंगा कि क्या इसको डेंसिटी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है मानव, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके सर। ओके सर। फर्स्ट हम बात करते हैं बच्चों किसकी? वॉल्यूम परसेंटेज। लिखिए, हेडिंग डाल दो मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, इसमें लिखिए it is the mass of component, it is the mass of component present per 100 parts, present per 100 parts by mass, per 100 parts by mass of the solution, present per 100 parts by mass of the solution। देखो बच्चों एक बात सुनिएगा, परसेंटेज हम कितने में से कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100, कि 100 में से कितनी चीजें उस कंपोनेंट की हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज। फॉर एग्जांपल, अगर आपके टोटल 500 मार्क्स में से 420 मार्क्स आए हैं तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, परसेंटेज का मीनिंग है आउट ऑफ 100। अगर 500 में से है 420 तो एक में से कितना आया? 420 अपॉन 500, तो 100 में से कितने आएंगे? 420 अपॉन 500 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 84। क्लियर है पार्ट? ये कितने परसेंट बन गया बच्चों आपके पास? दिस कम आउट टू बी 84। इसका मीनिंग ये है कि अगर यही एग्जाम आपका 500 की जगह 100 का होता तो आपको उसमें से 84 मार्क्स ऑब्टेन होते। सेम केस, अगर मान लो आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, सपोज करो कि सॉल्यूशन के 50 ग्राम में से कोई कंपोनेंट 2 ग्राम प्रेजेंट है, तो इसकी परसेंटेज कैसे निकले? बिल्कुल सिंपल केस है बच्चों, 4%। तो बच्चों मास परसेंटेज का फॉर्मूला पहला क्या आ गया आपके पास? दिस इज मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या हो जाएगा? 100। ये आपके सामने क्या बच्चों? दिस इज मास
परसेंटेज। ये आपके सामने क्या, दिस इज मास परसेंटेज। तो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म बच्चों हमारी मास परसेंटेज है। परसेंटेज निकालना सबको बड़े इजीली आता है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू क्या होगा 100, दैट इज अवर मास परसेंटेज। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर, क्लियर और नॉट? क्लियर सर। नॉट क्लियर सर। अब इंपॉर्टेंट है इसकी सिग्निफिकेंस, वो जरा ध्यान से समझना। सिग्निफिकेंस क्या है? इफ आई राइट से 20% बाई मास HCl सॉल्यूशन, अगर हम इसकी बात कर लें 20% बाई मास HCl सॉल्यूशन की बात करें, इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों कि HCl की परसेंटेज है 20। इसका मीनिंग ये हुआ कि मास ऑफ HCl बच्चों कितना होगा 20 ग्राम्स। कब? इफ मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है उसमें से 20 ग्राम बच्चों कौन प्रेजेंट होगा, HCl प्रेजेंट होगा। इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मास परसेंटेज। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? नो सर। प्लीज। हाँ जी, क्लियर? यस सर। क्लियर है ना? नोट करो बच्चों सिग्निफिकेंस को। ऋषि आपको सही में आ रहा है आज? Yes, sir. चलिए, सो नाइस ऑफ यू। वॉल्यूम परसेंटेज लिखो बच्चों, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज लिखिए, इट इज द volume of the component present per 100 parts by volume of the solution, present per 100 parts by volume of the solution। देखो बच्चों जरा ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल केस है। वॉल्यूम परसेंटेज क्या बन जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या होगा आपका 100। क्लियर है ये पार्ट? दैट इज अवर वॉल्यूम परसेंटेज। अब एक बात समझना बच्चों, अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की और मास परसेंटेज की, इफ आई से 20% बाई वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन, अब आपको वॉल्यूम पे कैलकुलेट करना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ HCl बच्चों कितना होगा 20 मिलीलीटर। कब? इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml। अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम 100 ml है, उसमें से 20 ml बच्चों किसके प्रेजेंट होने वाले हैं, HCl के प्रेजेंट होने वाले हैं। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? Yes, ये sir. क्लियर हो गई है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब बच्चों हमें आज पहली बार तीनों को क्लियर करेंगे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। व्हाट इज मास बाय वॉल्यूम? एक बच्चे ने क्वेश्चन Density. पूछा कि क्या ये डेंसिटी हो सकती है? बिल्कुल सही बात है, कोई दो राय नहीं है। तो फिर इसको क्यों ना डेंसिटी लिख दिया जाए? लेकिन ऐसा नहीं है।
यू नो वेरी वेल व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम, इसमें कोई दो राय नहीं। इफ आई से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या बन जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट ए यानी कि क्या है? सॉल्वेंट क्या बन जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। डेंसिटी ऑफ सोल्यूट क्या बन जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या आएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा बच्चों, ये अनडाउटली आएगा। अब मास बाय वॉल्यूम और डेंसिटी में डिफरेंस क्या, उसको समझो बच्चों। डेंसिटी में उसी कंपोनेंट का मास होता है, उसी कंपोनेंट की वॉल्यूम होती है। लेकिन अगर आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करोगे, अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों मास तो है कंपोनेंट का और वॉल्यूम किसकी होती है? सॉल्यूशन की। इसीलिए इसको आप डेंसिटी नहीं बोल सकते हो। मानो क्लियर हुआ पॉइंट आपको? हाँ जी सर। देखो डेंसिटी और मास बाय वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है? डेंसिटी में जिस कंपोनेंट का मास है उसी कंपोनेंट की वॉल्यूम है। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन, सोलेंट है तो सोलेंट, और सोल्यूट है तो सोल्यूट। लेकिन मास बाय वॉल्यूम में मास तो बच्चों किसका है? कंपोनेंट का है, और वॉल्यूम किसकी है आपके पास? सॉल्यूशन। अब डेफिनेशन लिखो, मास बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन लिखिए। मास बाय वॉल्यूम, it is the mass of component in grams present per 100 parts by volume of the solution. एक बार रिपीट करना। It is the mass of component in grams present per 100 milliliter of the solution. Present per 100 milliliter of the solution. एक्सक्यूज मी सर। Yes, please. सर इसमें मास और वॉल्यूम की यूनिट कोई भी हो सकती? नहीं, मास हम लेके चलेंगे बच्चों ग्राम्स में, तो वॉल्यूम हम किस में लेके चलेंगे? आपका ml के अंदर। हम यही यूनिट लेकर के चलते हैं, ये सेट किया गया है। अब एक बात समझना बच्चों, फॉर्मूला देखिएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों किसमें चाहिए? मिलीलीटर्स में, और इनटू क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि पर 100 ml कैलकुलेट करना है। नाउ लिसन केयरफुली, सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आई से 20% मास बाय वॉल्यूम HCl की बात कर ली जाए, इफ इट इज 20% मास बाय वॉल्यूम क्या है आपका? HCl। अब बच्चों मास किसका है? कंपोनेंट कौन सा? HCl। यानी कि मास ऑफ HCl कितना होगा? 20 ग्राम्स। कब? इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml। अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम 100 ml है, उसमें से 20 ग्राम बच्चों कौन प्रेजेंट होने वाला है? HCl प्रेजेंट होने वाला है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड केस। क्लियर हुआ पॉइंट? अरे बच्चों क्लियर हुआ पॉइंट? Yes, sir. क्लियर और नॉट? यस सर। बात सही में आ गई है? यस सर। अब बच्चों हम शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल से। उससे पहले एक बात समझना,
एक मास और वॉल्यूम की प्रॉपर्टीज हम समझते हैं। इफ आई डू सॉल्यूशन, किसके मिक्सचर सॉल्वेंट प्लस क्या होता है सोल्यूट, सोल्वेंट यानी कि ए, सोल्यूट यानी कि बी। इफ आई से टू यू सोल्वेंट का मास है बच्चों Ma और सोल्यूट का मास है Mb, सोल्वेंट की वॉल्यूम है Va, सोल्यूट की वॉल्यूम आपके पास V, तो व्हाट विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास क्या बन जाएगा बच्चों Ma प्लस क्या होगा Mb। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। 100% केसेस में सोलवेंट का मास अगर Ma है, सोल्यूट का मास Mb है, तो सॉल्यूशन का टोटल मास क्या होगा Ma प्लस Mb होगा। लेकिन वॉल्यूम के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, दो अलग अलग चीजों को मिक्स करते हो तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, सुना है? यस सर। है ना? यानी कि 100% केस में जरूरी नहीं है। इफ आई से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन may be equal to Va plus Vb और वॉल्यूम सॉल्यूशन may not be equal to Va plus Vb, जरूरी नहीं कि हर केस में वॉल्यूम ऐड हो जाएगी। अगर किसी केस में एक्सपेंशन हो गया तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी, और अगर किसी केस में कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो वॉल्यूम क्या कर जाएगी बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? यस सर। क्लियर सर। क्लियर है ना? तो ये पॉइंट नोट करो बच्चों, लिखो मास ऑलवेज फॉलोज additive property, mass always follows additive property, but in case of volume it is not necessary. In case of volume it is not necessary because on mixing two different substances, expansion or contraction may take place. Expansion or contraction may take place. क्लियर है बच्चों पार्ट? अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, मैं सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। जो ये वाला सॉल्यूशन है, अगर वॉल्यूम ऐड हो जाए इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको आपका? दिस इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर वॉल्यूम बराबर ना हो इसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको आपका? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये बात सबको सही में आ रही है? चाहत क्लियर है बच्चे? तनिष्क, स्नेहा क्लियर है। कोई पार्ट? समारिया, हाँ जी क्लियर है ये सबको? अब यस सर। अभी हम जो डिस्कस करेंगे, हम अगर सॉल्यूशन मेंशन्ड ना हो तो आपको आइडियल सॉल्यूशन ही लेकर के चलना, यानी कि वहां पर आप वॉल्यूम को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। वॉल्यूम क्या कर दोगे बच्चों, आप ऐड ऑन कर दोगे, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला पार्ट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। अब एक डेंसिटी कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं।
जरा ध्यान से सुनना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हम मिक्सिंग करें तो वहां पर डेंसिटी कैसे चेंज करेगी। आपको आइडिया हो गया है, सोलवेंट प्लस सोल्यूट गिव्स यू, क्या दे रहा है आप लोगों को, सॉल्यूशन। सोलवेंट क्या है, ए है, सोल्यूट क्या है, बी है, ये आपके सामने क्या, दिस इज सॉल्यूशन। क्लियर है पार्ट। वो जो सोलवेंट की डेंसिटी है रो ए, व्हाट इज रो ए, डेंसिटी ऑफ द सोलवेंट। VA is the volume of the solvent. सोल्यूट की डेंसिटी बच्चों क्या है पास, रो बी is density of the solute and VB is the volume of the solute. अब सॉल्यूशन की वॉल्यूम बच्चों मैंने मान ली V, क्या मान लिया मैंने उसका, आपका V मान लिया। अगर ये आइडियल है तो V विल बी इक्वल टू VA प्लस VB, और अगर ये आइडियल नहीं है तो V वॉन्ट बी इक्वल टू VA प्लस VB। ये बात सबको क्लियर हो गई है, यस और नो प्लीज। सर ये पॉइंट एक बार रिपीट कर दो। कौन से वाला, यही सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट वाला। तो एक बात बताओ वेदांत, मैंने आपको ये बताया अगर वॉल्यूम इज इक्वल टू VA प्लस VB हो जाए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है सर। तो कैसा केस होगा, आइडियल हो जाएगा। बट अगर वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू VA प्लस VB, ये भी तो हो सकता है, तो कौन सा केस हो जाएगा, नॉन आइडियल। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रो इज द सॉल्यूशन, रो आपके सामने क्या बच्चों, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई डाउट। ओके, नाउ सी दिस केस, MA is the mass of solvent, MB is the mass of solute and M is the mass of the solution। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब बच्चों बाकी का पता नहीं, M हमेशा किसके बराबर होगा, MA प्लस MB के बराबर होगा या नहीं होगा, यस और नो प्लीज। मास कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करने वाला है, एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करे, तो मास हमेशा MA प्लस MB के बराबर होगा। ये बात सबको सही में आ गई, बोलो क्लियर होगी बच्चों, क्लियर होगी ना। व्हाट इज डेंसिटी, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या बन जाएगा, डेंसिटी इनटू क्या होगा, वॉल्यूम, होगा या नहीं होगा, यस और नो प्लीज। यस सर। व्हाट विल बी MA क्या होगा बच्चों, विल बी इक्वल टू रो A इंटू VA। MB क्या बन जाएगा, रो B इंटू VB, और ये M क्या बन जाएगा, ये हो गया आपका रो इंटू क्या हो गया, हो गया। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू रो A इंटू VA प्लस रो B इंटू क्या हो जाएगा आपका VB। क्लियर और नॉट, बोलो बच्चों क्लियर है। अब यहां से डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया आपके पास, डेंसिटी ऑफ मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद, यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी कि रो इज इक्वल टू क्या बन गया, रो A इंटू VA प्लस रो B इंटू VB अपॉन क्या हो गया बच्चों, V। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, डेंसिटी ऑन मिक्सिंग या फिर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको सोलेंट की डेंसिटी पता है, सोल्यूट की डेंसिटी पता है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत। सर लास्ट वाला पार्ट बताना दोबारा बता देता हूँ, पहले नोट कर लो आप एक बार इसको जल्दी से।
नोट कर लिया सबने? यस सर। अब बच्चों एक बात समझो, देखो भाई, सीधी सी बात है, ये m किसके बराबर होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होगा। व्हाट इज रो? रो इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, या मिक्सिंग के बाद जो डेंसिटी आ रही है v वॉल्यूम है मिक्सिंग के बाद। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तो क्या करोगे? इफ आइडियल, तो v किसके बराबर होगा? va प्लस vb के बराबर होगा। तो इस केस में बच्चों डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? रो ए इंटू वी ए प्लस रो बी इंटू वी बी अपॉन क्या होगा? वी ए प्लस वी बी। और नहीं तो आप क्या करोगे? जो भी सॉल्यूशन की वॉल्यूम है उसी से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। कोई दिक्कत इसके अंदर? बोलो बच्चों, क्लियर और नॉट? Clear, sir. क्लियर है सबको ये पार्ट? यस प्लीज। यस प्लीज। Yes, sir. क्लियर यस है ना सर, सब? क्लियर है। ओके जी। अब अगली बात देखिएगा बच्चों, आप लोगों को एक बेसिक सा आइडिया हो गया है। अब हम इनके न्यूमेरिकल्स की शुरुआत कर सकते हैं। आज मैंने आपको सिर्फ 3 ही कंसंट्रेशन टर्म बताई है। पहली कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है? मास परसेंट। नीचे करना। हेलो, यस प्लीज। और नीचे करना। शिवांश अभी करते हैं। फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है? मास परसेंटेज। दूसरी कौन सी? वॉल्यूम परसेंटेज। और थर्ड कौन सी आ गया पास? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए आप लोग, लिखिए 20 milliliter of milk having density 1.1 gram per ml. 20 milliliter of milk having density 1.1 gram per ml is added to 30 milliliter water. 30 milliliter water having density 1 gram per ml. If the density of final solution is 1.05 gram per ml, 1.05 gram per ml, calculate first part, volume of the solution. Second, check whether solution is ideal or not. Solution is ideal or not. And third, calculate the volume percentage of milk as well as water.
आपको बच्चों दोनों की वॉल्यूम परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है कि इनकी वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगी। आराम से सोचो, समझो और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। जल्दी नहीं करनी है बच्चों। आराम से सोचो, क्वेश्चन को समझो, फिर आपको अटेम्प्ट करना है। हो गया सर। किस किस ने अटेम्प्ट कर लिया है? सर मैंने। अनुराग आपने अटेम्प्ट कर लिया है? हो गया सर। अटेम्प्ट किया है? शिप्रा? यस सर। डन सर। यस हो गया सर। पारुल आप क्या? सर मैंने भी कर लिया। अभी देखते हैं बच्चों सीधा केस। चलिए एक बात समझिएगा। अब इसकी वॉल्यूम आपको एक काम कर लेते हैं, मान लेता हूं बच्चों में मिल्क जो है इसको मान लेते हैं ए, वाटर को मान लेते हैं बी। ये आपके पास सॉल्यूशन। ये क्या बन गया? वीए। ये क्या बन गया? वीए। ये क्या बन गया? रो ए। ये क्या बन गया आपके पास? रो बी। अब हमें ये नहीं पता कि यहां पर सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या है। सॉरी डेंसिटी तो दी गई है, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का हमें कोई आइडिया नहीं है। अगर वॉल्यूम V1 प्लस V2 के बराबर है, यानी कि VA प्लस VB के बराबर आ गई, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडियल। नहीं तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? नॉन आइडियल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो बच्चों क्लियर? तो व्हाट इज डेंसिटी? रो ए इंटू वी ए प्लस क्या होगा आपके पास? रो बी इंटू वी बी अपॉन क्या होता है? वी। यही होता है। यानी कि रो इंटू वी इज इक्वल टू दिस। तो यहां से बच्चों v क्या बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू रो ए इंटू वी ए प्लस रो बी इंटू वी बी अपॉन क्या हो गया? रो। ये कितना आ गया? रो ए कितना है? 1.1 इंटू 20 प्लस रो बी कितना है? 1 इंटू 30 अपॉन ये कितना है? 1.05। बोलो कोई दिक्कत? 49.5 बच्चों 49.5 49.5 ml। ये आ गया। आगे अब बच्चों यहां पर वॉल्यूम परसेंटेज हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो मिल्क की वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगी, वाटर की वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगी। देखो टोटल कितना होना चाहिए? 20 प्लस 30 50। लेकिन ये कितना आ रहा है? 49.5। यानी सॉल्यूशन कैसा हो गया है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैसा आपके पास? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। बात समझ में आई कुछ? यस सर। क्लियर और नॉट? अगला क्वेश्चन लिखो सर अप्रोक्सीमेशन सर कहाँ तक ले सर? कौन से पॉइंट तक ले? 2 पॉइंट ले लो, 1-2 पॉइंट तक काफी है अप्रोक्सीमेशन। एंड सर ये आइडियल नॉन आइडियल वाला पॉइंट रिपीट करना सर। देखो अगर मान लो, देखो यहां पर इसकी वॉल्यूम कितनी? 20, ये कितनी? 30। तो ये वॉल्यूम कितनी आनी चाहिए थी? 50 आनी चाहिए थी ना? नॉन आइडियल होएगा ना ये? बिल्कुल नॉन आइडियल होगा। लेकिन आई कितनी है? यानी कि V इज नॉट इक्वल टू VA प्लस VB। उनके बराबर नहीं है ना। यानी सॉल्यूशन बच्चों कैसा हो गया है? नॉन आइडियल हो गया है। हो गया नॉन आइडियल। सर अगर हम इसका अप्रोक्सीमेशन लेते तो आ जाता है इक्वल। नहीं बच्चे कैसे आ जाता है इक्वल? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है।
अप्रोक्सीमेट तो फिर कुछ भी कर सकते हैं हम, न्यू करना तो नहीं है ना। वो करना तो नहीं है ना। सर जो 0.5 है सर, उसके बाद सर उससे थोड़ी सी सर आगे आ रही है तो हम आगे वाला नहीं लेते सर 50। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो आपके पास एक्यूरेट आंसर है तो अप्रोक्सीमेशन पे क्यों जाना चाह रहे हो, ये बताओ मेरे को आप। जो आपने आंसर एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया तो फिर अप्रोक्सीमेशन पे क्यों जाना चाह रहे हो। सर अगर 0.1 का डिफरेंस आता तब तो इसको आइडियल बोल सकते थे ना। बोल सकते थे, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। ये एक्चुअल में आ रहा है 49.5238 ml। बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, एक्सीडेंट आएगा तो ही हम बोलेंगे उसको। ये पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। क्वेश्चन लिखो जी बच्चों, सर। क्वेश्चन लिखिए। द डेंसिटी ऑफ, सर थर्ड पार्ट रह गया। थर्ड पार्ट क्या वॉल्यूम परसेंटेज, वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि मिल्क की वॉल्यूम 20 नहीं होगी, मिल्क की वॉल्यूम थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी, तो परसेंटेज कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे, मैंने गलती से दे दिया आपको। ठीक है, सर मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। नहीं अगर आपको डाटा दिया जाता है कि इसमें मिल्क की कितनी क्वांटिटी की है, वाटर की कितनी क्वांटिटी की है, तो फिर हम कैलकुलेट कर लेते। ओके सर। ठीक है, क्लियर है पार्ट। लिखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द डेंसिटी ऑफ 20% 20% by mass HCl solution is, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। the density of 20% by mass HCl solution is 1.2 gram per ml, 1.2 gram per milliliter. Calculate mass by volume percentage of HCl, mass by volume percentage of HCl in the solution. करिए बच्चों फटाफट कैलकुलेट, 2 मिनट का टाइम है, आप आराम से कर सकते हो, नहीं होगा तो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले सिर्फ ये देखिए कि आपको डाटा में दिया क्या गया और कैलकुलेट क्या करना है, आधा क्वेश्चन तो वहीं सोल्व हो जाएगा बस। हम्म हम्म हाँ जी, किस किस ने सोल्व कर लिया है बच्चों। सोल्व किया किसी ने।
सर बस 1 मिनट। ओके चलो बच्चों, व्हाट इज गिवन टू अस, पहले उसकी बात करते हैं। What is given to us is 20% बाई मास HCl सॉल्यूशन आपको दिया गया, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी कि रो वो दिया गया 1.2 ग्राम पर ml, ये दिया गया बच्चों। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये बच्चों में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो बताओ। मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट जो क्वेश्चन मेरे को बोला मैंने उस डाटा को लिख लिया है और अभी तक कुछ नहीं किया है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा 20% बाई मास HCl का मीनिंग क्या बताया था मैंने आप लोगों को। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों की मास ऑफ HCl कितना होगा 20 ग्राम्स, कब, इफ Solution is अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है तो उसमें से 20 ग्राम बच्चों कौन प्रेजेंट होने वाला है, HCl प्रेजेंट होने वाले हैं। यस और नो प्लीज, अरे बोलो, कोई डाउट? नो सर। नो सर। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की हम बात करें, इसका मीनिंग क्या बताया, मास तो बच्चों किसका होना चाहिए, कंपोनेंट का, वॉल्यूम किसकी होनी चाहिए, सॉल्यूशन की। इसका मीनिंग ये हुआ दैट दिस इज मास ऑफ HCl इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें चाहिए, मिलीलीटर्स में, और इनटू क्या होगा आपका 100, ये आपका फॉर्मूला था या नहीं था। अब अगर आपको न्यूमरेटर का पता चल जाए, बिल्कुल पता है कितना है 20, न्यूमरेटर पता है आपको। अगर डिनोमिनेटर पता चल जाए, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, नहीं दिया गया, लेकिन आपको सॉल्यूशन का मास पता है, आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, वॉल्यूम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए केस निकाल लेते हैं। डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी होती है मास इनटू वॉल्यूम। तो दिस मींस वॉल्यूम क्या बन जाएगा, मास अपॉन क्या आ गया, डेंसिटी। वॉल्यूम बन जाएगा मास अपॉन क्या हो गया, डेंसिटी। तो दिस मींस वॉल्यूम इज इक्वल टू मास कितना है आपके पास 100 और डेंसिटी कितनी है 1.2। ये आंसर किसमें आ गया आपका, मिलीलीटर्स में। बस पुट करना उठा करके, मास ऑफ HCl कितने हैं 20 अपॉन ये वॉल्यूम कितनी है आपके पास 100 अपॉन 1.2 इंटू क्या हो गया 100, ये कैंसिल हो गया, आंसर कम आउट टू बी 20 इंटू 1.2 इज 24%। तो मास और वॉल्यूम परसेंटेज बच्चों कितना आ गया आपका 24%। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया, कर लिया था सर। देखो बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने बताया आप लोगों को रैंक 1 मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है एम्स के अंदर, IIT रैंक 9, IIT रैंक 14 इसी क्लासरूम से निकले हुए हैं, जिसमें आप लोग बैठने वाले ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने के बाद। बिल्कुल इसी तरीके से समझना है, रटना नहीं है चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट समझोगे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, रटोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर ये जो आज वाला लेक्चर था ये कौन सा टॉपिक से रिलेटेड है? लावण्य फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगी, वहीं से है ये पार्ट। ओके सर, तो आज वहाँ उसकी रीडिंग ले लें एनसीईआरटी वाले के। आप एनसीईआरटी से फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन लिखो स्टेट्स बच्चों। ऑफ मैटर भी कंटिन्यू हो रहा है ना क्या कह रहे हैं सर, स्टेट्स ऑफ मैटर? नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर में से हमें सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन तक का पार्ट किया है, जो हमें फर्स्ट चैप्टर में यूज करना था, उसको नहीं पढ़ना भी आप लोगों को, उसको बहुत डिटेल में कराने वाला हूं मैं आप लोगों को।
उसमें जब गैसेस तो वहां तक का पार्ट हमें स्टडी करना था, वो हमने स्टडी कर लिया है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर पीरियोडिक टेबल में लेसिटाइन्स और एसिटाइन्स को याद करने का कोई फॉर्मूला है क्या? सब कुछ है, लेकिन मैं उसको आपको बाद में कराऊंगा, अभी नहीं कराएंगे उसको। वो था फर्स्ट चैप्टर में, वो आपकी वीडियो देखी थी जब मैंने, तो उसमें मेरे को था, इसलिए। एक्टिनाइड्स भी आपको याद कराऊंगा लावण्य में, लेकिन अभी टाइम आने दो, टाइम आने के बाद याद करेंगे उसको। ओके सर। ठीक है बच्चों, आज हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म स्टडी कर ली है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कल इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल भी आपने सेम टाइम पे क्लास है, कोई चेंज नहीं है, संडे को आप लोगों का ऑफ रहेगा। ठीक है बच्चों, ओके है आज के लिए इतना काफी है। मैं मीटिंग को यहीं पर ओवर करता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बच्चों। बाय सर। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क अभी कुछ नहीं है, अब जो पिछला मैंने होमवर्क दिया उसी को कंप्लीट करिए आप लोग, जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया। सर संडे को कोई टेस्ट होगा? क्या बोल रहे हो? सर संडे को कोई टेस्ट है? संडे को कोई टेस्ट नहीं, लेकिन अगली बार से टेस्ट हम प्लान कर लें कि सिलेबस हमारा कुछ हद तक हो जाएगा उस टाइम तक। ओके ओके सर। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे सर। ओके।